जिया रे मबनी दब मगरे गरे गरे सा ओ मबनी दब मगरे गरे गरे सा मबनी दब मगरे गरे हरे बिना मोहे चैन नया बे धक 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 मारा जी घबरावे हरे बिना मोहे चैन नया बे धक 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 मारा जी घबरावे बोले बांसुरिया सुन ले सवरिया बोले बांसुरिया सुन ले सवरिया हरे बिना मोहे कुछ नहीं बाए पिया रे 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 हर बिना लगे नहीं मारा जिया रे हो हर बिना लगे नहीं मारा जिया रे हो हर बिना लगे नहीं मारा जिया रे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ठंड भी है और हवा भी खूब बढ़िया चल रही है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आपसे एक दो चीजें जरूर बात करूंगा। कहाँ से आना हुआ, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से हम। दिल्ली से ही है, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं जी? मैं लखनऊ से हूँ। अरे तो इतना सोचने की क्या बात है कि मैंने लखनऊ कहे कि दिल्ली कहे, मैंने बहुत सोच के बोला आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लखनऊ वाले इतना सोच के बोलते हैं, मुझे पता नहीं था। कहाँ से आना हुआ भाई? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? कहाँ से उत्तराखंड से? चंपावत। चंपावत, बड़ी खूबसूरत जगह है जी। स्नोफॉल होता है चंपावत में। बहुत बहुत शुक्रिया। और चंपावत मेरा जाना हुआ है, लेकिन आज तो यहाँ पे जिस तरह से हवा तेज है और शीत लहरी चल रही है, मैं तो यकीन मानिए कि आज मैं थोड़ी थोड़ी बात करके मामला निपटा दिया जाए तो बहुत अच्छा चलेगा। जी जी। मैं कुछ वर्ड में थोड़ा सा बिल्कुल हट करके चीज लाया हूँ। लाए मतलब क्या है? लाया मतलब ये है, आपके साथ में एक बुक है मेरे पास में, जो शायद आप सुनेंगे सारे के सारे तो हैरान हो जाएंगे। पूरी भीड़ यहाँ पर जो किसी के लिए ताली न बजी हो, वो शायद मुझे लगता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर आप इसको पढ़ेंगे और वास्तविकता आप देखेंगे तो इस सारी भीड़ को मैं कहता हूँ, क्या आप लोग ताज्जुब करेंगे, ये व्यक्ति आज अचानक यहाँ पर भैया जी कहने में कौन आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण कुमार सक्सेना। कहाँ रहने वाले हैं सक्सेना मैं जी? रहता हूँ यहीं दिल्ली में ही। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं मैनेजर था बैंक में। था मतलब अब तो रिटायर हो गया, अब तो क्या मतलब वहाँ चीज दिखा दी यही वाली हैं? बैंक में? हाँ बैंक में नहीं है ये, हाँ। बैंक से रिलेटेड नहीं है। हाँ। ये अरे मैंने कहा वहाँ भी ये चीज दिखा दी थी क्या? नहीं, वहाँ पर आप देखेंगे ना मेरा है काहे की चीज? क्या है? देखिए नहीं देखिए नहीं, पहले बताइए। सारी समस्याओं का समाधान हाँ, ये आज तक कभी भी नहीं हुआ। इसमें सारी समस्या का समाधान है? मेरे पास है तभी। अच्छा बैठिए, यहीं बैठिए। मतलब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जितने लोग यहाँ पे आए हैं ना, इनकी सारी समस्या का समाधान मुझे यहीं से करना है। और ये रोज हिंदू मुसलमान जो हो रहा है सक्सेना जी, जो रोज हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसी चार्ट से समझा दीजिए कि ये हिंदू मुसलमान बन जाए, क्योंकि सारी समस्या तो आप थैले में लेके घूम रहे हैं। पहले बैंक में थे आप? ठीक है सक्सेना जी, मैं आता हूँ। बिल्कुल, आप बहुत काम के आदमी हैं, मैं आपसे काम की सारी बातें पूछूंगा। नमस्ते मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? ललितपुर से। ललितपुर न छाड़िए जब तक मिले उधार। क्या बात है, ललितपुर से आना हुआ। ललितपुर का शो मुझे याद है, लेकिन आज बहुत ठंड है यकीनन। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? कैसे आना हुआ? मेरी सिस्टर है, छुट्टियां हैं, अभी मैं टीचर हूँ। अच्छा। तो विंटर वेकेशन चल रही है तो इसलिए। बहुत अच्छी बात है, विंटर वेकेशन है तो इसका थोड़ा सा आनंद लीजिए। और ज्यादा आनंद न लीजिए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है मुझे लग रहा है, और हवा भी चल रही है, तेज चल रही है। तो कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैंने आपको देखा है यूट्यूब पे देखा है आपने मुझे। बिल्कुल देखती रहिए, और जो बातें हो, सजेशन हो, वो कहते रहिए। जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ कहना है? न्यूज़ 18 से है ना जी? न्यूज़ 18। और कहाँ से होंगे हम? आज तो आपने ऐसा खुलासा कर दिया कि मुझे ही नहीं मालूम था कि मैं न्यूज 18 से हूँ कि कहाँ से हूँ। बिल्कुल, मुझे आज आपने जो खुलासा किया है सक्सेना जी, निराश ना होइएगा। दुनिया ऐसा ही पहले कहती है सबके बारे में कि पता नहीं है कौन है कौन है कौन है, लेकिन उसके बाद थैले से जो चीज निकाली है, नहीं सुनेंगे जरूर, लेकिन अभी टाइम नहीं दे पाएंगे शो के अंदर। शो के बाद ही दे पाएंगे टाइम। बताइए, मैं तब आऊंगा। तब आएंगे नहीं, मैं बताऊंगा जब आप आएंगे। जी, निराश मत होइए। कहाँ से आना हुआ बहन?
दिल्ली से जी, क्या काम करती हैं? काम नहीं करते, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। तो दुनिया का तो सबसे अच्छा काम तो यही है। तुरंत इन्होंने मोबाइल पकड़ा कि बहन का, तुरंत जैसे आपके फैन है, यहाँ होकर निकल लेते, मैंने कह रहे भैया जी अब तो देखने पड़े। भैया जी है, चलो देख ले थोड़ा, बहुत अच्छी बात है। तो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे मैं तारुफ करा देता हूँ। नीरज मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMM से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। पंकज भारद्वाज जी मौजूद है, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई एक दो बात बोलनी हो तो बोलो, नहीं तो मैं शो की तरफ चलूं। बोलना है, कहां से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से, कहां से? बिहार से रोहतास। रोहतास जिला, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है बेटा? रंजीत। रंजीत, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से अपने को प्रोटेक्ट किया है, बिल्कुल। कोई काम करते हो या अभी स्टूडेंट हो? नहीं, वेटर सर्विस करते हैं। सर्विस कर रहे हैं, क्या है, कौन सा विभाग? गुड़गांव। 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 गुड़गांव में विभाग है। जी जी, आपका क्या हो गया? सर हमारा 20,000 रुपए का चालान हो गया। अच्छा, तो काम ही ऐसा किया होगा, 20,000 रुपया हुआ होगा, और क्या? हाँ। आजकल क्या है, जो पोल्यूशन के नाम पे गवर्नमेंट हमारे से फंड्स ले रही है जी। हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर रही है। ये पोल्यूशन के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला है। ग्रैब 4 इस्तेमाल कर देते हैं, पोल्यूशन आ गया। क्या गाड़ियां बंद करने से पोल्यूशन चला जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हमारे से ग्रीन टैक्स लेती है, सब चीज लेती है, पर वो क्या ये गाड़ियां बंद करने से, हमारा काम बंद करने से क्या ठीक रहेगा? जी, 20,000 रुपए का इनके ऊपर टैक्स है। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से है। मैं आता हूं आपके बाद। तो जो आज का मुद्दा था वो बहुत साफ था। उन्होंने, मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, बस इतनी बात बोलनी थी। हाँ, वो जैसे वहां लोग खड़े हुए, वो यहां भी लोग खड़े हो गए, कहने लगे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बोलना था। ओवैसी जी ने कहा कि वो कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि हिंदुस्तान में मुसलमान को यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और इसी बात पे मुद्दे पे तलवारें खिंच गई। और हमारे साथ रमनीश जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रमनीश भाई जी। भैया जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी होते कौन है ये कहने वाले? अरे मुसलमान तो शुरू से यहीं रहे और यहीं के हैं सब लोग। और ये जो उनका बयान आया कि, मगर बयान बहुत अच्छा है कि मोहब्बत की, जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान तो उन्होंने खोल दी, मगर जो उनके संगठन है जिनके लिए वो काम करते हैं, जैसे भाजपा का क्या एजेंडा भैया? 80-20 का शमशान भाई, ये तो स्टेटमेंट राहुल गांधी वाला है। ये राहुल गांधी वाला तो स्टेटमेंट है, मगर मोहन भागवत जी ने भी इस एस्टीमेट ये जो अपनी बात कही है वो बिल्कुल उसी उन्होंने तो मुसलमानों का फेवर किया। बिल्कुल। और जो मुसलमानों के कहाँ पर डर रहा है, किस चीज का बोला है? मोहन भागवत जी इजाजत देने वाले भारत में, मोहन भागवत जी कौन होते हैं भारत में हमें इजाजत? अच्छा, मेरी बात सुनो। अरे सुन लो भरी भाई, मोहन भागवत जी नहीं भी, लेकिन एक बात तो बहुत कही जा सकती है कि अगर कोई समझदार आदमी, बुजुर्ग आदमी कोई बात कह रहा है तो सुनी तो जा ही सकती है, उसका विश्लेषण आप करते रहिए। लेकिन आप कौन आदमी होता है, कौन कहने वाला होता है, यहीं से शुरू हुई सारी बात, यहीं से शुरू होगी। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं भैया जी, हैं? और किसी से नहीं डरते। हैं? हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। सक्सेना जी, सक्सेना जी सारा जवाब लेंगे, ये झोले में ही आपके पास सारा रास्ता है। अरे सक्सेना जी, झोले में ही है ना, बैठे रहिए, अभी आता हूँ थोड़ी देर में, झोले में ही लेके चले। जी नीरज जी, वांट टू कमेंट कांग्रेस। प्रतीक जी, हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, हाँ जी, मेरा नेता राहुल गांधी जीनियस है। हाँ। पूछिए कैसे? कैसे साहब बताइए। देखिए, आज देश में जब बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी अपने चरम पर है, तो आज हम मीडिया के फेवरेट टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं, जो राहुल जी लगातार क्या बात है भाई। ये देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, और वो ये कि कांग्रेस ने बात तो बड़ी चमकदार कही है कि अपने फेवरेट टॉपिक पे तंज है, और इसमें तंज, रुको, कहने का हक है, उन्हें कहने का हक है, तंज है वो। ये देखिए, जो बड़ी समस्या, जो आज इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है, हिंदू मुसलमान। किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को गलत बोला है? किसने घर से बाहर निकाला? ये सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। ये बनाया हुआ है कांग्रेस का। आज 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे, किसी ने सरकार रही 60 साल से कांग्रेस की, इन्होंने मुद्दे को मुद्दा बनाए रखा, उस समस्या समाधान की। अच्छा ठीक है भाई, चलो। प्रतीक जी, देखिए, आज जो मोहन भागवत जी के बयान पर
आज जो बहस छिड़ी, मैं आरएसएस की वेबसाइट देख रहा था तो हेडगेवार जी का पहला स्टेटमेंट उस वेबसाइट के बैनर पर है कि देश के अंदर हमें हिंदुओं को विजिलेंट बनाना है, मतलब डर से डराना है, और जिसका रिएक्शन आपको ये मिलेगा कि वो सब संगठित होके आपके साथ चलेंगे। तो खेल तो डरने का और डराने का है। आज एक असंगठित, सुनिए, आज एक अनरजिस्टर्ड संगठन के नॉमिनेटेड अध्यक्ष जी ने जो बात सामने रखी है वो तो उनकी विचारधारा है। जी जी जी, ठंड से बाहर आ जाओ जरा, तुरंत जल्दी से बाहर आओ। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रतीक जी, अभी बहुत धीरे से लगा रहे हो आजकल वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्या बात? पूरा देश लगा रहा है प्रतीक जी। वंदे मातरम और भारत माता की जय छीना ठोक के देश के देशभक्त कह रहे हैं और देश के गद्दारों की छाती पर सांप लौट रहे हैं। लोग कह रहे होंगे जो टेलीविजन देखते हैं वो ये जानते हैं कि बड़े आराम से डिबेट चली थी, प्रतीक जी ने ही आज आग लगाई है। बड़े आराम से बोल रहे थे मैथिल साहब भी, धीरे से याद दिलाई, अरे तुम तो मैथिल हो, अरे तुम तो सूर्या मैथिल हो। डिबेट में आजकल यही होता है कि अरे तुम्हें तो याद ही नहीं तुम कौन हो, अरे तुम भगवान राम हो, तो भगवान राम है, तुम ऐसे धीरे धीरे कैसे बोल रहे हो? तुम्हारे से तो आ रहा हूँ, मुझे मालूम है पोद्दार साहब। चमत्कार करेंगे भी आप भी। देखिए प्रतीक जी, अरे देखिए क्या बोलिए उधर हमारे राष्ट्रीय संत परम पूजनीय भागवत जी ने जो कहा उसका जो अर्थ है, जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अरे देखो आज इन्होंने सुना दिया, देखा ये है? फिर भी गलती हो गई। आप डेली सुनाते हैं, 10 बार कम से कम शो में आप ये पढ़ चुके हैं चौपाई, फिर भी मैथिल जी आज मिस कर गए। हाँ जी, फिर भी गलत है। नहीं गलत नहीं है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देगी तिन देखी तिन देखी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राम ही जब जगो, तुम्हें एक बात बताते, आज मंत्र, आज शो तो रोज होते हैं, आज मेरा भी मन नहीं, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, सच बता रहे, दवा खा के आया हूं मैं। रोज डिबेट करता हूं, जब कुछ ना समझ में आया करे डिबेट में तो एक ही बात बोला करो। क्या नाम है आपका? पूनम गोदारा तेजागेड़ा। अच्छा, पूरा नाम बताती, पता सहित। कहाँ से आना हुआ आपका? हरियाणा तेजागेड़ा से। हाँ, हरियाणा वाला तो ऐसे ही बताता, अपने मकान पता सहित बताता। तुम्हें अगर कोई दिक्कत हो तो वहीं मिलना आके। थैंक यू सो मच। मैं आता हूँ आपके पास। तो मैं आपको एक गुरु मंत्र दे देता हूँ। गुरु तो मतलब मंत्र है, जब न समझ में आए तो सिर्फ एक ही बोला, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मैं अक्सर बोलता हूँ ये बात, मैं अक्सर बोल देता हूँ। बस उसके बाद है, हाँ बोलो बेटा, तुम्हारी जो भावना है तुम उसी हिसाब से बोलो, तुम्हें तो धनुष तोड़ना ही होगा। देखिए प्रतीक जी, हाँ। माननीय भागवत जी ने यही तो कहा कि भैया हिंदुस्तान सबके लिए है और हिंदू सहिष्णु है, लेकिन मुसलमानों को अपने वर्चस्व वाली नीति को त्यागना चाहिए। ये देश सही मायने में सेकुलर है, सभी धर्मों के लिए यहाँ स्थान है, सभी का विकास होता है, लेकिन आपकी जो विचारधारा है उसको रोक लीजिए। ये तो बात सही थी, यहां तक मैं बात ठीक थी, लेकिन जब एक तरफ से बयान आया तो दूसरी तरफ से भी बयान आया, और दूसरी तरफ से शफीकुर रहमान साहब का, बर्क साहब का बयान आया। बोले मुसलमान तो 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का मुसलमान होता ही नहीं है, मुसलमान सिर्फ 1 नंबर का होता है। और बात फिर डिबेट वालों के लिए बन गई, डिबेट वालों के लिए बन गई बात कि चलो इसी पे आज डिबेट होगी। मैम बहुत ठंडा है आज, क्या नाम है इनका? आरव किस क्लास में है? 5th में। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं जो 5th और 6th और 7th और रुकिए सक्सेना साहब, अभी नहीं पूछ पाएंगे, अभी टाइम नहीं है, इतनी जल्दी में है तो फिर निकलिए। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो अच्छी चीज है वही लेना, ठीक है ना, और बाकी सारी चीजों पे ध्यान मत देना, तो अच्छी चीज लगे वही देना जी। तो उन्होंने कहा मैं आ गया, 1 सेकंड, अरे नहीं मैं आ गया, मैं एक सेकंड, अभी मन नहीं भरा इनका। देखिए प्रतीक जी, आप समझिए हिंदू कितना सहिष्णु है। 5 लाख हिंदू माइग्रेट हो गया कश्मीर से, लेकिन वो यहाँ पर अहिंसात्मक तरीके से रह रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ, चाहे सीमांचल ले लीजिए, चाहे आप झारखंड के 6 जिले ले लीजिए, जहाँ जहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो जाती है, वहाँ का भूगोल चेंज हो जाता है। गजब है भाई,
अच्छा ये बता दो जरा, तुम ये जो तुम बार बार, आज तो तुम बहुत अच्छे सुर में बोल रहे हो मैथिल जी के यहाँ पे सबका अधिकार है, कल से तो और उससे पहले की आपकी जितनी भी डिबेट आप कहते थे मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर, और ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने चलेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना, भैया ने कई बार कहा इन्होंने, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, मगर देखो ये अगर इन्होंने कहा होता, कब ये अगर ये कहेंगे और या कहा इन्होंने, तो ये डिबेट में उसी दिन आखिरी बार आएंगे, उसके बाद कभी आएंगे भी नहीं। अरे कोई सर्टिफिकेट मांगने वाले हैं क्या? लेकिन ये बात बताओ मुझे, ओवैसी क्यों कहते हैं? ओवैसी का जो बयान है वो भी कोई बहुत बहुत उम्दा, और कहना चाहिए कि ओवैसी कोई नेता मुसलमानों का नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओवैसी की एक पार्टी है जिसका नाम MIM है, उसकी पार्टी के लोग हैं, वो इसी पार्टी से मिलते जुलते मौलाना भी की पार्टी है। मेरी पार्टी नहीं है, आपका संगठन है, आगे आइए जी। और मिलता जुलता नहीं है। संगठन में तो धर्म, मुस्लिम फ्रंट है आपका। संगठन को धर्म जाति का होना चाहिए, पार्टी को नहीं होना चाहिए, ये एक क्लियर बात है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां सबका प्रतिनिधित्व करती हैं, संगठन बनता ही है किसी जाति का, किसी राज्य का, किसी धर्म का। ये बात खत्म हो गया अब यहाँ पर। आज जो मोहन भागवत जी ने बातें कही हैं, और जब मोहन भागवत जी बोलेंगे तो ओवैसी साहब चुप कैसे रहेंगे? ये भारत के अधिकांश मुस्लिम जानते हैं कि अगर मोहन भागवत जी बोलेंगे, अमित शाह जी बोलेंगे, तो ओवैसी साहब पर फिर फर्ज बन जाता है कि वो बोलेंगे। फर्ज बन जाता है। हाँ, फर्ज इसलिए बन जाता है, और इसलिए जब वो फर्ज बन जाता है तो उधर नीरज मिश्रा मुस्कुराते हैं। मैं बता रहा हूँ। सच्चाई यह है कि भारत के अधिकांश मुस्लिम, 90% प्लस मुस्लिम ये मानते हैं, और शब्द बहुत प्रचलित है, A टीम और B टीम, आपने सुना ही होगा। मैच फिक्स होता है। दरअसल असल मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को श्रेष्ठता के माने सोच से बाहर निकलना चाहिए, एक बात। दूसरी बातें उन्होंने कही कि देश में आप ये बात जो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो श्रेष्ठता के विचार से, किसी के लिए भी श्रेष्ठता के विचार से बाहर, कि हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 ही है, तो ये इसमें निकलना चाहिए। क्लियर बातें उन्होंने कही हैं कि मेरे पूर्वज ने यहाँ राज किया था, मैं भी करूंगा। इस पर मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बात, मुसलमानों के न तो मुगल पूर्वज हैं, भारतीय मुसलमानों के न तुगलक पूर्वज हैं, न ऐबक पूर्वज हैं, न बलवन पूर्वज हैं। एकदम क्लियर कंसेप्ट है। जो पूर्वज है कुछ भारतीयों का, उसको हम शेरशाह सूरी कहते हैं, सूरी वंश। अब मैं एक बात बताता हूं, मुगल को भारत में मुसलमानों ने बुलाया भी नहीं। ऐतिहासिक बात है, कोई काट नहीं सकता। पानीपत की लड़ाई को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आप सूरी को, शेरशाह सूरी को मानते हैं? सूरी को हम नहीं, बहुत सारे लोग उनके वंशज हैं यहाँ। मुगल का वंशज ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। तुगलक का नहीं मिलेगा, ऐबक का नहीं मिलेगा, बलबन का नहीं मिलेगा, खिलजी का नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। चूंकि वो पूर्वज थे ही नहीं, वो तो आए राज करने और गए जनाब। वो आए कैसे, ये एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। उन्हें आमंत्रित करके भारत के उन हिंदुओं ने, जिसका पक्ष अभी मोहन भागवत जी रख रहे हैं, बुलाया। और लड़ा किससे वो आकर? बाबर लड़ा मुसलमान से। एक बात, अभी आखिरी पॉइंट, भागिएगा नहीं आप। उस मुगल को भगाने का काम किसी ने अगर किया तो भारतीय मूल के जो लोग हैं, शेरशाह सूरी, उसने हुमायूं को खदेड़ दिया, हुमायूं को परास्त किया था। जी जनाब। बहरहाल लड़ाई कहां से कहां पहुंच गई। बात हो रही थी भाईचारे की, लेकिन पहुंच गई हुमायूं तक। अभी ये जाएगी औरंगजेब तक। देखेगा थोड़ी देर में डिबेट में जाएगा, औरंगजेब भी आएगा। देखिए प्रतीक जी, मैं जो कहने जा रहा हूं, सब लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों ये बात कहने की आवश्यकता पड़ी मोहन भागवत जी को? मुसलमानों का जो आज हालात है देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है। अब मैं तर्क रखता हूं क्यों। 1947 में जब देश आजाद हुआ, 567 रियासत थी देश के अंदर। उसमें से आज अगर जो माइनॉरिटी की बात की जाती है तो सबसे पढ़ी लिखी देश के अंदर कम्युनिटी है पारसी। कितनी संख्या है? 0.1%। सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी है जैन। कितनी है? 1%। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी है सिख। कितनी है? 1.8%। और माइनॉरिटी में मेजॉरिटी, प्रचंड मेजॉरिटी, माइनॉरिटी के अंदर प्रचंड मेजॉरिटी कौन? मुसलमान। तो भैया सारी दिक्कत आपको है। आपको किसने रोका है एजुकेशन से? आपको किसने रोका है प्रॉस्पेरिटी से? आपको किसने रोका है जो एंटरप्रेन्योरशिप से? तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर अगर मुसलमानों की हालत के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो स्वयं, वो कौन लोग जिम्मेदार है? जो अगली पंक्ति में कुछ चंद लोग जो उनके अगुवा बनते हैं और ठेकेदारी करने का प्रयास करते हैं। जी।
भारतीय मुसलमानों का जब विश्व मुसलमानों से तुलना करते हैं, ये तुलना पूर्णतः गलत है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मोहन भागवत जी के बयान के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य से, एक सेकंड, मोहन भागवत जी के बयान के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य से, एक सेकंड, जरा सा सुन तो लीजिए, पहले सुनिए तो सही। देखिए, नहीं डरता मैं, आप एक सेकंड, किसने बोला? उन्होंने किसने बोला? मैं डरता हूँ। जरा सा अपने सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ, उनके बयान के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में सहमत हूँ कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों को मिलकर रहना चाहिए। देखिए, निष्कर्ष एक बात बताएं कि संविधान से डरा नहीं जाता, संविधान विश्वास है। मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अरे, मोहन भागवत जी के निष्कर्ष को आप ही नहीं समझ सके, समझ लीजिए उनके निष्कर्ष को, कि यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबों को मिलकर रहना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या तमाम जो आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है, वही उनके निष्कर्ष को मानने के लिए तैयार हैं? जी, मैं समाजवादी का ले लूं, उसके बाद आपको। जी, देखिए, भागवत जी ने जो बात की है, क्या उनके चेले मानेंगे? चेले यही नहीं मान रहे, वही पूछ रहे। अभी फिर हिंदू मुस्लिम की बात की है। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या वर्ग साहब भी नहीं मान रहे? देखिए, मैं भी बता रहा हूँ, एक सेकंड, इनको समझ में नहीं आएगी। एक सेकंड, ये क्यों हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्यों मंदिर मस्जिद की बात करते हैं? भागवत जी ने तो ये भी कहा कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, सबका डीएनए। पागल हो गए क्या? बात नहीं सुनना जानते, बात नहीं सुनना जानते, ये क्या बात करते हैं? सुनिए, एक बात करते हैं, ये लोग देखिए, इनकी शक्ल देखिए किस तरीके। एक चीज कह रहा हूँ, भगवान राम को क्या कहा गया? अखंड घोर ब्रह्मांड नायक। ये भी कहा गया हर व्यापक सर्वत्र समाना। अगर सभी जगह समान है, भगवान को मानते हो तो वो मंदिर में भी विद्यमान है, वो मस्जिद में भी है, वो चर्च में भी है, वो गुरुद्वारे में है। कौन नहीं मान रहा? ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं? जी, हल्ला क्यों मचाते हो? पहले एक बात बताओ तुम। आज परेशानी है समाजवादी पार्टी के। आज आपके सामने मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप हल्ला क्यों मचाते हैं? कोई जरूरत नहीं है हल्ला की। इनको चिल्ला पड़ेगा। दुबे जी, चिल्ला आज से ये राम भक्त है और भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण जी का पाठ करते हैं, तो ये अपने उस कुकृत्य के लिए पहले माफी मांगे, जहाँ राम भक्तों को गोलियां मार मार के सरियों में बहाया गया था। बोलिए माफी मांगे। माफी गुजरात में राम भक्त नहीं थे, राम भक्तों की हत्या। ऐसा है प्रतीक भाई, आपने सवाल रख दिया। भाई सुनिए, आपने सवाल, ये हत्यारे भाई आपने रुको, सवाल रख दिया आपने सवाल रख दिया इनको। अब ये माफी मांगे या ना मांगे इनकी? जी। ऐसा है प्रतीक जी, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, सुनो, सीधी सी देसी भाषा के अंदर सारे लोग समझेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा है कि भाई हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। आप जो कर रहे हो ना कि चिट भी मेरी और पुट भी मेरी और अंडा मेरे बाप का, ये नहीं कहा उन्होंने कहा हिंदुस्तान ही रहेगा। कोई विशेष अपने आप को विशेष ना समझे। उन्होंने यही कहा, कोई अपने आप को विशेष ना समझे। और जिनको पुनीत प्रतीक जी, जिनको खड़ा नहीं दिखेगा उनको पढ़ा क्या दिखेगा, ये बताओ। जी, अब मुझे नहीं मालूम ये खड़ा और पढ़ा कौन सी भाषा में कहां से ले आए हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि खड़ा पढ़ा बीच में कहां से आ गया। पोद्दार जी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान ही रहेगा, ये बयान है उनका, बयान का हिस्सा। नीरज, प्रतीक जी, जो बात मैं पहले कह रहा था, ये खेल डरने का और डराने का है। कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है? बहुसंख्यक हिंदू समाज को अगर ऐसी बातें कहकर इनके बारे में कि ये हथियारे हैं, तो ये डर का ही तो खेल है। हम तो कह रहे हैं डरिए मत। लेकिन प्रतीक जी, मोटी मोटी बात, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक लाइन कही कि जो देशद्रोही हैं उनके छाती पर सांप लौट रहा है, इन्होंने कहा आपके अभिवक्तव्य में। तो देशद्रोही की व्याख्या कर लेते हैं आज, जो इस देश के तिरंगे का अपमान। पहले तो ये भी बात होगी कि कौन डर रहा है और कौन डरा रहा है। व्याख्या तो इसकी भी होगी नीरज, 100% इसकी भी होगी कि कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है, और इसकी भी होगी, और फिर इसकी भी होगी, देशद्रोही की भी हो जाएगी। देखिए, मैं एक बात, देखिए, बिल्कुल होगी, मैंने कहा बिल्कुल होगी, लेकिन मैंने एक बात कही
नीरज मैं आपकी बात पे कह रहा हूं, बिल्कुल होगी, लेकिन एक बात ये जरूरी है कि कोई किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, और ना किसी को हक है सर्टिफिकेट मांगने का, और ना किसी को ये हक है कि मैं नंबर 1 हूं। और ये भी बयान बिल्कुल बर्क साहब का गलत कि मुसलमान सिर्फ नंबर 1 होता है। तो इसका मतलब ये वही होता है कि जो मोहन भागवत जी ने कहा, कि किसी को श्रेष्ठता का दंभ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको नीरज जी, प्रतीक जी, बर्क साहब ने जो कहा उससे मेरा कोई सरोकार ही नहीं है। राइट, ठीक। प्रतीक जी, वो क्यों कहा गया मैं बताता हूँ। 1947 में जो रियासतें थी 567, उसमें से सारी की सारी मुस्लिम रियासतें गिना चुना के, रुकिए 1 मिनट, गिना चुना के एक रियासत थी पटियाला सिखों की, न कोई बौद्ध रियासत थी। अरे नवाब रामपाल, वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। साउंड शो नए सिरे से शुरू किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मुसलमानों की सुरक्षा पर बड़ा बयान। मोहन भागवत ने कहा, आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नहीं पहुंचा सकता नुकसान। जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के को एजुकेशन वाले बयान पर विवाद बढ़ा। मदनी के बयान पर साधु संतों की भी अब प्रतिक्रिया आई सामने। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अग्निवीरों की असली परीक्षा हुई शुरू। भारत देश हमारा जान से प्यारा हमको है। भारत देश हमारा जान से प्यारा हमको है। इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा ने को है इसमें समाए। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है। फिर भी सबके सपने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डेविड ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज लगता है आवाज भी भारत माता की आप ठीक से नहीं निकाल। ठंड ज्यादा है, बहुत ज्यादा है क्या? भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। कभी कभी म्यूजिक में वो जान होती है, वो तासीर होती है जो आप पूरी डिबेट में नहीं कह पाते, वो 1-2 लाइन कह के आगे गुजर जाती है। और ये बात सच है कि हम विविधता में एकता का सूत्र खोजते हैं, और ये बात शायद बहुत सारे लोगों को देर से समझ में आती है या समझ में नहीं आती या कुछ उसमें उनको लगता होगा, लेकिन सच यही है कि बहुत सारे सूत्र जो हैं हमारे इसी से बंधे हुए हैं, और सब में एक ना एक कोई एकता का सूत्र है जो हम में सब में कॉमन है, और वो जो कॉमन थ्रेड है वही सबसे विशेष है, हमारी पहचान। मैंने तो अक्सर शो में कहा है और कहता भी हूं, और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होता कहने में कि हमारी पहचान क्या होगी। जब हम पीछे से चले जाएंगे तो हमारी इस देश की भारतीय संस्कृति की पहचान क्या होगी और हम क्या होंगे, हम सब मालूम है, हमें सबको पता है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जब इस बात को जब हम पीछे जाएंगे तो हमारी पहचान वही है जो भारतीय संस्कृति की, जिसमें कहीं किसी को कोई अंश मात्र का भी संदेह किसी को नहीं रहता। कहाँ से आए हैं आप? मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है। जी सुनील जी, किस विभाग में हैं? मैं अभी आयकर विभाग में। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आयकर विभाग में।
गजब है भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, आप दोनों लोग आए जी सर। बहुत बढ़िया। सुनील साहब अभी अभी ज्वाइन किया दिल्ली? जी सर, अभी 2022 में ज्वाइन। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सरकारी विभाग में हैं, बहुत ज्यादा आपसे बातचीत नहीं करेंगे, ना बातचीत पूछेंगे, लेकिन आपको कुछ जनरल कहना हो, अपनी बात कहनी हो तो आप जरूर कहिए। मैं ये कहना चाहूंगा सर कि आज हम सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट से लड़ रहे हैं। आप अगर पिछले डेटा को देखें, जो यूथ है सर, वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। आप जाके देखिए, उनको पता है कि आने वाले दिन में उनको कैसे रोजगार मिलेंगे, या मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, एक पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा कल। इस बारे में भी कुछ सोचिए सर। अगर हम इसी चीज पर लड़ते रह जाएंगे कि कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर है, तो इस देश को आगे कौन बढ़ाएगा। हम सब आप लोगों से बहुत उम्मीदों के साथ आपको चुन के यहाँ पे भेजते हैं सर, ताकि आप हमारे लिए भी कुछ अच्छा सोचे सर, इस यूथ के लिए अच्छा सोचे सर। बहुत अच्छी बात है, अपनी युवा पीढ़ी, अपने भविष्य। मैं अक्सर कहता हूं, जब कभी कोई चीज मिल जाता है, कोई सूत्र मिल जाता है मुझे शो में, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मैं निश्चिंत इसलिए होता हूं, निश्चिंतता के साथ सो इसलिए सकता हूं, या निश्चिंतता के साथ विदा हो सकता हूं कि मेरा भविष्य मेरे सामने ये सोचता है। अक्सर मैंने शो में ये बात कही है और बड़े बड़े बेखौफ होकर ये बात कही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इस ठंड में भी आप आए हैं। और मैंने आपसे पूछा था कि इस वक्त हार्ट अटैक्स के बहुत ज्यादा केसेस ठंड में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हार्ट अटैक के ठंड में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपने एक दवा भी मुझे बता दी और उसको बना के भी ला के दिखा दिया। ये कौन सी दवा है सर डॉक्टर साहब? हार्ट अटैक के रोगियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है इन दिनों। हाँ। और विशेषकर जो लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, उनके अंदर स्मोकर्स में ये हार्ट अटैक की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। पानी ज्यादा पीना चाहिए। स्मोकिंग करने वालों की एक तो रक्त नलिकाएं वो अवरुद्ध हो जाती हैं और हृदय की मांसपेशियां वो कठोर हो जाती है। ये डॉक्टर साहब दवा है? हाँ, उसके लिए ये होम्योपैथिक दवा है, स्ट्रोपेंथस मदर टिंचर क्यू। स्ट्रोपेंथस मदर टिंचर क्यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़े थोड़े नुस्खे हैं जो खासतौर से हार्ट अटैक्स के, आप सोचेंगे ये शो भी बड़ा गजब का है। बात चल रही थी हिंदू मुसलमान पे, बात चल रही थी रोजगार बेरोजगार पे, और बीच में कहां चली गई मदर टिंचर पे। एक्चुअली में शो जो है ये मदर टिंचर का ही शो है। मदर टिंचर कौन सी आपकी देखा, कभी होम्योपैथी की दवाई खाई है आपने? नहीं खाई? आयुर्वेदिक दवाई खाता हूं। आयुर्वेदिक दवाई नहीं, कभी मदर आप जो है वो दवाई खाइए, उसकी भी होम्योपैथी की। तो डॉक्टर साहब कहते हैं पहले जबान निकालिए बाहर, निकालिए बाहर, ऐसे नहीं निकाली जाती, वो ऐसे निकाली जाती है, और निकाली, उसके बाद मदर टिंचर डाल दी जाती है। तो एक्चुअली मदर टिंचर डालने की जरूरत है आज। क्या कह रहे थे, बोलिए जल्दी। देखिए प्रतीक जी, मैं पहले तो जो मेरे भाई है ना आयकर विभाग के अंदर, उनके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। इस समय देश के युवा का भविष्य सबसे ज्यादा सुरक्षित हाथों में है। आप ये देखिए, जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो इस देश का जो निर्यात था वो घट गया था, आयात नंबर 1 पे था, चीन से सबसे ज्यादा आयात होता था। आज भारत के अंदर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश के अंदर उद्योगों की। डॉक्टर साहब, जो आपने मदर टिंचर दी थी मैंने डाल दी। अब वो मदर टिंचर के बाद का रिएक्शन था, मैं आया आगे 10 सेकंड में सके। जी जी जी। इन्होंने पूरा का पूरा रोजगार को लेकर आयात निर्यात के जो आंकड़े दिए सीधे गलत है। चीन से अब तक ऐतिहासिक स्तर पे, चीन पे अब तक सबसे ज्यादा, छोड़ दीजिए, सबसे ऐतिहासिक स्तर पे आयात हो रहा है चीन से, और इसमें बेरोजगारी अपने चरम स्तर पे है। 50 वर्षों के बेरोजगारी का रिकॉर्ड। पता नहीं कौन कौन से आंकड़े इस शो में आ जाते हैं, कहाँ के। हाँ जी दादा, ऐसे के तुम्ही ऐसे के आज ये रोज रोज आना अच्छा नहीं है। हाँ जी, मैंने कहा था ये देश का भविष्य के लिए कुछ होना चाहिए, सरकार ऐसा कुछ कदम उठाए जिसके कारण से रोजगार क्रिएट हो, ये होना चाहिए। जी रमनीश जी। भैया जी, नफरत के बाजार में जैसा कि कहते फूल खिलाने आया हूँ, मैं कहता हूँ कि अमन के बाग में नफरत के फूल खिलाने आया हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुझे याद है कि 2014 में एक ट्रेंड हुआ करता था कि टोपी पहनकर, जालीदार टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी हुआ करते थे। आप बताइए, इफ्तार पार्टी में क्या मुसलमानों का भला हुआ? क्या उन मुसलमानों का भला हुआ? क्या मुसलमानों को शिक्षा मिला, रोजगार मिला? नहीं मिला। लेकिन 2014 में सबका साथ सबका विकास के बारे में सोचा जाता है। फिर मैं बात करता हूं कि सबसे पहली शुरुआत, आप जब कांग्रेस जब
भ्रष्टाचार की जब बात करती है तो सबसे पहला भ्रष्टाचार 1955 में हुआ था। किसके रीजन में? वो जवाहरलाल नेहरू के रीजन में। जब जीप घोटाला हुआ था 200 में से 155 जीप आए थे, 45 का घोटाला हुआ। मैं आया जनाब मौलाना। सबसे पहले मोहन भागवत जी के पूरे बयान को मैं इशू से हटना नहीं चाहता। बिल्कुल मत हटिए। पार्टी वाले लोग अपना करते रहे वो सब काम जी। एक बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया। इस पूरे बयान में एक दो बातें नहीं कही, 5, 6, 7 बहुत सारी बातें कही उसमें एक बात उन्होंने कही कि तुम भी अच्छा मैं भी अच्छा। मैं सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर नहीं, तू भी अच्छा, कोई सुपीरियर नहीं है। मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दिन पर रहो, तुम अपने दिन पर रहो, और कोई किसी को बुरा भला मत कहो। ये अगर मैंने पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ फिर ये भी एक मसला हो जाएगा। एक सेकंड, अब जहां मैंने बात खत्म की थी, इस देश में आक्रांता विदेशी सबको मेरे सर पर थोपा जाता है। अकबर जो मुगल शासक का चर्चित चेहरा, जिसको महान भी कहा, इस देश की महानता देखिए कि ग्रेट कहा गया, मैंने नहीं कहा इसलिए मेरे ऊपर मत डालिएगा, जिन लोगों ने, जिन इतिहासकारों ने कहा, उस अकबर का हल्दी घाटी में कमान अगर कोई संभालता है तो वो भारतीय मुल्क का, उसी के खिलाफ, उसी के अकबर को के खिलाफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की तरफ से कमान अगर कोई संभालता है तो वहीं फिर आ गया मैं, हाकिम खान सूरी। तो इसको अगर नहीं समझेंगे आप, हमको कह रहे श्रेष्ठता का, भारत का मुसलमान तो कटोरा लेके 75 साल से मांग रहा साहब। 341 में जो पाबंदी लगी थी, श्रेष्ठता वहां दिखा। हम तो पीछे हैं, बहुत पीछे लाइन में खड़े हैं, हमको श्रेष्ठता कहा। चुटकी भर लोग जिनका मैच फिक्स है वो कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे अखबार आ जाते, कुछ न थे साहब किसी। जी प्रतीक जी, लोकतंत्र है, वोट की ताकत है, कोई किसी पर कब्जा नहीं कर रहा है, संविधान बहुत मजबूत है। और मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा था, मैं ये कह रहा था कि वो व्याख्या क्या थी। जो इस देश के तिरंगे का अपमान करे वो देशद्रोही, जो इस संविधान का अपमान करे वो देशद्रोही, जो इस सेक्युलर देश का अपमान करे वो देशद्रोही। तो मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट, मैथिल जी मेरे साथ नहीं। वो कहीं अधिकार अल्पसंख्यकों का है, वो ये किसने कहा? मैं ठीक सुन लिया। वो कहीं नहीं जाते मैथिल, वो कहीं नहीं जाते, बहुत सम्मान करते हैं सबका। प्रतीक जी, ये देश की जनता को तय करना है कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। हम तो कह रहे हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ऐसा हो देश हमारा। जी रुकिए। हाँ जी देखिए प्रतीक जी, आज तो सत्ता से बाहर होने के बाद इनको राम भी याद आ रहा है और इंसान से इंसान का भाईचारा भी याद आ रहा है, लेकिन देश के अंदर इनके शासनकाल में 45,000 से ज्यादा दंगे हुए, जिसमें हिंदुओं की सच्चाई तो ये है कि 2014 के बाद मजहबी शासन आया है। 2014 से पहले ना हिंदू था ना मुसलमान थे, हम लोग एक इंसान थे। और 2014 के बाद हमारे साहब जो है वो हिंदू ला दिए, मुस्लिम ला दिए, ना रोजगार है ना उद्योग। कहाँ से आना हुआ आपका? ना मेक इन इंडिया हुआ। कहाँ से आना? बिहार में कहाँ से? सहरसा से। सहरसा। जब तो गए थे बिहार से ही बोल रहे हैं आप। हमको बस ये पता करना था जिला कौन सा, इधर का है या उधर का है। अब देश को बर्बाद कर चुके हैं, ना उद्योग कुछ नया कर पाए हैं। सब जो लाते हैं वो विदेश से लाते हैं। आगे हाँ जी। 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया है? ये बोले देश बर्बाद कर दिया। इससे पहले ये IPS बने बैठे थे, क्या थे ये? अब इनको बीजेपी ने ये नहीं बना दिया। क्या करा इन्होंने? कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, सिर्फ घोटाले, ए से लेकर जेड तक घोटाले। बीजेपी ने गरीबों के लिए वही देख रही है जो 70 साल से बना है। जी बिल्कुल, आराम से, वन बाय वन। बीजेपी आ रहा बेटा, आ रहा। हाँ जी। इस समय सर बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। और हाँ जी मैं भी फैन हूँ इनका। और जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ने इसके पहले बहुत जो उन्होंने किया है वो सब देखा है, दुनिया देख रही है उसको कैसे उन्होंने किया है। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आना हुआ बेटा बताओ? सर मैं इटावा से। अरे आप कैसे आ गई? जी हाँ। सर ये नेता हैं, सब अपने काम की बात करते हैं। कहाँ से आना हुआ? सर इटावा से। इटाई के हो तुम? अच्छा ठीक है, बोलो। ये नेता हैं, सब अपने काम की बात करते हैं, मन में बसा के नफरत श्री राम की बात करते हैं। सर धैर्य का, मर्यादा का और सरलता का
नाम प्रभु श्री राम है, गिलानी का, ईर्षा का नाम प्रभु श्री राम नहीं हो सकता, जो नफरत के साथ आंखों में क्रोध दिखा के श्री राम की बात करते हैं। क्या बात है जी जी एक मिनट, हाँ अच्छी बात कही है, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बात कही है। अरे बात तो कहने दो। वर्क साहब ने भी अच्छी बात नहीं कही है। उनके समर्थन में नहीं बात प्रतीक जी, अभी काफी साथियों ने जो कहा कि नहीं, जो ये सरकार जो है ना वो मतलब कहना चाहिए जस्टिफिकेशन नहीं कर रही, तो मैं कुछ आंकड़े रख दूं। जब सरकार की कुछ 3 बड़ी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपका उज्ज्वला योजना है, रुकिए ना यार, किसान सम्मान निधि है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 30 से 35% लाभार्थी अगर मुसलमान है तो ये भेद है, ये मतलब जो सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का जो दृष्टिकोण है। तो अब मैंने शुरू में ही कहा था कि मुसलमानों का विश्व में अगर कोई सबसे ज्यादा जो है दुश्मन है तो खुद मुसलमान है और कोई नहीं है। देखिए भैया जी, सरकार जिम्मेदार होती है, ना कि मुसलमान जिम्मेदार होंगे अपनी उसके, क्योंकि सरकार में देश के संविधान में, सुनिए पहले सुनने की क्षमता रखिए। कोई बहुत विशेष बात है तो बताइए, बहुत विशेष बात है तो रुका नहीं जा सकता क्या? नहीं, अगर ना रुका जाए तो मैं आ जाऊं आपके पास, और अगर रुका जाए तो थोड़ा वेट करिए। जी भैया जी, सरकार नीति बनाती है और वो नीति बनाती है कि एक जमीन तक जुड़े लोगों तक वो नीति उनकी जानी चाहिए। तो क्या सरकार ने, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या सरकार ने नीति बनाई और नीति के वितरण में, नीति के मैनेजमेंट में कहीं कुछ खोट समझ में आया? देखिए भैया जी, बिल्कुल कोई खोट नहीं है, ना कोई इस बात को कह रहा है कि मुसलमानों को के साथ यहाँ पर जो है उन्हें घर नहीं दिए जा रहे। अगर सरकार की कोई योजना होगी तो वो सबको मिलेगी, सबको सम्मान मिलेगी। प्रतीक जी, 2 बातें। पहली जो इंपोर्ट पर बात हुई, $22 बिलियन का आयात हमने चाइना से किया, अभी तक का सबसे ज्यादा, 22 बिलियन डॉलर। और उसके बाद अब जो कह रहे थे कि नीति में फर्क क्या है, नीति में फर्क ये है कि जो माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप थी उसमें 30% की कटौती की गई है, तो नियत दिखती है। प्रतीक जी, बात तो आपके सामने यही आएगी कि हम लोगों को समावेशी होकर सबको साथ लेकर चलने वाली बात करनी है। आरएसएस के जो मुखिया ने कहा वो उनकी लाइन है, वो 1925 से यही बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आपको हमें डिसाइड करना है, हमें कलम की लड़ाई लड़नी है, हमें अपनी थाली में अनाज की लड़ाई लड़नी है, हमें नौकरी की लड़ाई लड़नी है, हमें इन चीजों में नहीं फंसना है। राइट, मैं आया जी। भैया कहाँ से आना? एक बात कहना है, इनको पूछो, जो बोलता हम किसान है, महंगाई है, इनको पूछो कितने राय में कितने किलो तेल निकलता है, अगर बता दे मैं मान जाऊँ कांग्रेस नेता को। इनको ये पूछो, 370 के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करता है, क्या बोलते राम मंदिर से सुप्रीम कोर्ट में, जेंट समाज के लिए कब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये उनका न्याय दिलाने के लिए? सबसे पूछो, सबसे ज्यादा पूछो, जेंट समाज के लिए कब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस पार्टी अतिक्रमण के नाम पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। देखो भाई, ये सवाल जो तुम्हारा, ये कब जाएंगे ये तो नहीं, लेकिन सवाल तुम्हारा एक बहुत अच्छा लगा मुझे, और राई में कितना तेल निकलता है, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। जिनसे पूछो कि राई में कितना तेल निकलता है, पीली मैंने राई पूछे या सरसों पूछे, कितने किलो में 1 किलो तेल निकलता है, इनसे पूछो। और ये भी पूछे कि खली कितनी निकलती है, ये भी पूछे खली कितनी निकलती है। बिल्कुल पूछिए इनसे। और ये पूछा, सबसे ज्यादा भेदभाव यदि किया तो कांग्रेस ने किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अगर अपनाई है तो इस कांग्रेस ने अपनाई है। इन्होंने सांप्रदायिक विरोधी हिंसा बिल संसद में लेके आए धर्म के नाम पे, ये कांग्रेस लेके आई, जिसमें हिंदुओं का दमन करने के लिए वो जो कम्युनल वायलेंस एक्ट लेके आई थी। वन बाय वन, या तो आप देंगे जवाब या कांग्रेस देगा। कांग्रेस जस्टिफिकेशन कांग्रेस का है। प्रतीक जी, पहले तो राई और तेल की बात, आपकी उपज में 38% उसमें से तेल निकलता है, आप हिसाब लगा लीजिएगा, और एकदम सटीक आंकड़ा है सरकारी। अब तो देखिए प्रतीक जी, बात तो ये आई, बार बार सवाल उठता है ना, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ये किया, सक्षम कर दिया कि उसके 70 साल के कामों को आप लोग खारिज करने लायक हो गए। कांग्रेस ने ये कर दिया। जब देश उत्तेजित था प्रतीक जी, तो आपके हाथ में हमने किताब दी, आपको सक्षम किया कि आप पढ़िए, लिखिए और अपना करियर बनाइए और दुनिया के साथ लड़िए। आपस में लड़ने के लिए हमने आपको नहीं छोड़ा। जी देखिए प्रतीक जी, मैं यहाँ पर मूल मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, वर्चस्व की लड़ाई। तो वर्चस्व की लड़ाई हिंदुस्तान की तो आप बात कर रहे हैं,
यहाँ पर तो सबका साथ सबका विकास है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, यदि इतना ही शांति प्रियता है, वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, तो भैया सीरिया, यमन, पाकिस्तान, यूडान, लीबिया, सोमालिया, नाइजर में लड़ाई किस बात की है? वहाँ तो सभी मुसलमान हैं, वहाँ किस बात की आपस में लड़ते रहते हो? वर्चस्व की लड़ाई। मैं आ रहा हूँ। जी नमस्ते, कैसी हैं? बढ़िया है, खैरियत से? क्या नाम हो गया? तबस्सुम नाज। तबस्सुम नाज। क्या ये आप तो पुरानी दिल्ली की रहने वाली हैं, कुछ कहना चाहती हैं? जी कहना चाहती हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया बात कही। थोड़ा देर से आई, मतलब कहीं बिजी थी? सर एक दूसरे प्रोग्राम। अच्छा ओ अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। मैंने आ रहा हूँ, मौलाना जरा मौलाना जी। मैथिल जी ने सवाल और जवाब दोनों चीज एक साथ रख दिया। दोनों चीज इन्होंने कहा, वर्चस्व की लड़ाई सीरिया में किससे, वहां तो सब मुसलमान है। इराक ईरान जंग था, सब मुसलमान है, तो जवाब तो मिल गया। पाकिस्तान में अभी सब लड़ रहा था, तहरीके तालिबान, तो वो मुसलमान लड़ रहा। तो भैया जब वो आपस में लड़ रहा है तो वो सत्ता के लिए लड़ रहा, सत्ता संघर्ष है, तो फिर आप ये क्यों कहते कि मुसलमान जहां जाता है नॉन मुस्लिम को मारता है? दोनों आरोप तो आप ही लगा दे रहे हैं उन पर। आप कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम को मार रहा, वहां जितनी हत्याएं हो रही हैं सब मुसलमान ही मारा जा रहा है। जी, जो ये विशेषता की बात कर रहे हैं, अब सुनना मेरी बात को। सन 1947 में देश बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे, उसके बाद में एक तरफ दे दिया गया पर्सनल लॉ, यानी कि शरिया कानून, उसके अंदर भी आईपीसी इंडिया के हिसाब से